हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के सलानी प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है और केवीएस और एनवीएस ने सेम डे पर अपने रिक्रूटमेंट रूल्स भी यहाँ पर जारी कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए जो बनी हुई है वो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इशू है भी जो कि जेन्युइन है, बट यहाँ पर अगर रूल्स की बात करें, अगर आपको एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको यहाँ पर लिखा गया है कि आपको ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखनी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी एलिजिबिलिटी को आपको आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई भी डाउट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी को फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को प्लीज अच्छे से देखना, उसके बाद आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं 50% वाला क्या क्राइटेरिया वो भी डिस्कस करूंगी, आपके कंसर्न सब्जेक्ट का एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, हर चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो एक जो जनरल एलिजिबिलिटी है वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी, साथ ही टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकली मैथ, सोशल साइंस और साइंस, एक एक पॉइंट आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, उसके बाद अगर आपके कोई डाउट बनते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं ऐसे डाउट्स ही पिक करूंगी जो कि आपके इस अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो अगर होंगे तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी, अदरवाइज फिर आपको रिप्लाई नहीं होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीजीटी की एलिजिबिलिटी है जिसमें आपको एनवीएस और केवीएस दोनों ही पोर्शन यहाँ पर जो है वो कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखो, टीजीटी में बात करें तो हम बात करेंगे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के बारे में, मैथ्स, एसएसटी और साइंस जो कि आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी अदर भी होते हैं बट उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी आपको डाउट रहेगा। जनरल एलिजिबिलिटी सबसे पहले देखेंगे भाई, मतलब ओवरऑल उन्होंने क्या बात बोली है, बाद में फिर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ भी जाएंगे। आपने 1 साल के लिए इतना पढ़ा हो, आपने 2 साल के लिए ये पढ़ा हो, जो भी चीज इन्होंने लिखी है। तो एज की बात करें तो दोनों ने ही 35 ईयर्स का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है। 35 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं, उससे ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए है। क्वालिफिकेशन में ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेटेड 4 इयर्स कोर्स, अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने बीएड वगैरह कर रखी है तो वो मिक्स होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, मिक्स कोर्स, जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाता है। अगर आपने ऐसा 4 साल का कोई कोर्स कर रखा है तो आप इसमें इलिजिबल है। बट यहाँ पर आपको समझना है 50% मार्क्स यहाँ पर एग्रीगेट भी बोला गया है और एज वेल एज इन कंसर्न सब्जेक्ट भी बोला गया है। अब एग्रीगेट का क्या मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको पहले तो एग्रीगेट और कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ। एग्रीगेट का मतलब यह है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान आपने 3 साल कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि कितने आपने सब्जेक्ट यहां पर पढ़े हैं, इसको क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। भाई कितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वो तो आप यहां पर लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर यानी कि अंश के अंदर आप क्या लिखेंगे कि आपने उन सब्जेक्ट्स के अंदर कितने नंबर लाए हैं। तो उन सभी नंबर्स का आप सम करेंगे, ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखेंगे। डिवाइड करने के बाद अगर आपको 50% यहां पर आता है, 50 अगर आपको यहां पर आता है तो फिर आप यहां पर एलिजिबल हो। इसका मतलब ये है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब आपने जितना कुछ अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है उन सभी में अगर आपके 50% से ज्यादा है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब कंसर्न सब्जेक्ट की क्या बात हो रही है, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर नॉर्मल बीएससी में जो जनरल बीएससी वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो जनरल बीएससी वाले कैंडिडेट होते हैं वो बेसिकली मैथ भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। अब लेट्स से कि आपको मैथ के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आप मैथ्स के लिए ही एलिजिबल है, साइंस के लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो मैथ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मैथ आपका क्या हो जाएगा, कंसर्न सब्जेक्ट हो जाएगा। और वो सब्जेक्ट के लिए फिर आपको यहां पर जाना होगा कि भाई आपने 3 साल वो मैथ पढ़ा हो, जो भी चीज हो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। अब इसमें भी आपने जितने साल, भाई 3 साल आपने मैथ पढ़ा होगा तो 3 साल आपके मिला करके भी और अलग अलग भी आपके 50% नंबर यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में कहेंगे कि मेरे तो 49 है, 46 है, 48 है, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ऐसे आप बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं जिसमें पिछली बार जो कैंडिडेट है वो पेपर पास करके इंटरव्यू तक पहुंचे और उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि वो एलिजिबिलिटी के अंदर नहीं आते थे। और मुझे लगता है जितना इन्होंने स्पष्ट भाषा में एलिजिबिलिटी को अब की बार बताया, इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा क्लियर कुछ भी नहीं हो सकता। साफ तौर पर लिखा गया 50% आपका थ्रू आउट तुम्हारी डिग्री में भी होना चाहिए है, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें भी आपका 50% होना चाहिए है, उससे नीचे तो 1% भी नहीं चलेगा। ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है आराम से। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब अगर ये भी मान लो किसी को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता, तो ये भी आपको क्या है, आपकी मार्कशीट होगी ना,
भाई आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है, डिग्री तो अलग चीज हो जाती है, वो तो सिर्फ आपको ये बताती है आप फर्स्ट डिवीजन हो सेकंड डिवीजन हो। मार्कशीट होती है 3 साल की, उस 3 साल की मार्कशीट में आपको ये लिखा जाता है कि आपके ये टोटल मार्क्स आपने थ्रू आउट द इन 3 साल में अचीव किए हैं, और फिर डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट, वो सब आपको वहां पर लिखे रहते हैं, आपको सिर्फ डिवाइड करके देखना है। ओके तो 50% अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, कंसर्न सब्जेक्ट का भी और एग्रीगेट का भी। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज की। इसके अलावा देखो इंटीग्रेटेड का 4 साल वाला को अगर आपने कर रखा है और उसमें आप अपना सब्जेक्ट तो यहाँ से देखेंगे, वो मैं आप अभी आगे डिस्कस करूंगी। ग्रेजुएशन अगर आपने ऑनर्स या फिर मेन सब्जेक्ट मतलब ऑनर्स के साथ अगर आपको, तो फिर तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर किसी ने मैथ्स ऑनर्स कर रखा है तो फिर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ऑनर्स हो, मेन सब्जेक्ट हो। इसके अलावा बीएड आपसे मांगी गई है, जो कि नॉर्मल सी चीज है, बट एक चीज इन्होंने अब की बार लगाई यहाँ पर, बीएड अगर आपने नॉर्मल करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन जो जिसने स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपकी बीएड कर रखी है ना, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ओके, अगर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, यानी कि बीएड कितने साल का होता है, 2 साल का होता था ना, तो आपने 3 साल का जिसमें बीएड भी हो गया और उसमें एमएड भी हो गया, ऐसा कोई कोर्स अगर आपने कर रखा है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के बारे में उन्होंने एक चीज लिखी है कि अगर आपने बीएड कर रखी है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने बीएड कर रखी है, तो ये जो बीएड है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से होने चाहिए जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई से मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए, क्योंकि जो स्पेशलिटी वाले होते हैं, जो डिसेबिलिटी वाली सारी चीजें होती है, वो सभी कौन देख रेख करता है, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ से आपका मान्यता प्राप्त हो जाना होना चाहिए, जो कि होगा अगर आपने कर रखा है तो। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखी है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको 6 महीने की 6 मंथ के एक कोर्स से गुजरना होगा, जो कि आप आराम से गुजर लेंगे, बहुत आराम से आप गुजर जाएंगे। यहां तक अगर पहुंचे हो तो वो भी आप कर लोगे। ठीक है, वो टेंशन की बात नहीं है, वो आपको पता ही होगा। तो ये नॉर्मल सी चीज है। ओके, बीएड का पता चल गया। देन अब बीएड में भी 50% मार्क्स बोले गए हैं। बीएड में भी अगर आपके 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है नहीं कर सकते हो। सीटेड पेपर 2 आपका क्लियर होना ही होना चाहिए है। ओके, इसके अलावा ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये मैथ साइंस और एसएसटी में बताया गया है, वो मैं साथ के साथ यहीं पर ही आपको इंक्लूड कर दूंगी। तो आई थिंक आपको जनरल एलिजिबिलिटी यहाँ पर समझ में आई होगी। नॉर्मल मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए, स्पेशल और जनरल सब कुछ यहाँ पर चलेगा। ओके ओके चलो अब बात करते हैं अपने जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए है। साफ तौर पर यह कहा गया है, अगर आपने हिंदी या तो मेन या फिर अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चूज किया है, तो भी हिंदी आपने पूरे 3 साल अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। अब आप ये कहोगे कि मैंने तो भाई फलाना मेरा कोर्स था, मैंने तो उसमें हिंदी चूज करी थी और सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ी, 3 सेमेस्टर के लिए पढ़ी, क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं भर सकते हो। पूरे 3 साल पढ़ी है तो भरो, पूरे 3 साल पढ़ी है तो भर सकते हो। 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ओके, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। इसके अलावा अगर कुछ भी है नहीं भर सकते हो, बहुत ही क्लियर है कि भाई आपने हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश पूरे 3 साल अगर पढ़ी है तो आप भर सकते हैं। ओके, साथ में बीएड चाहिए होगा, नॉर्मल है, स्पेशल एजुकेशन जो भी आपकी है, और सीटेड पेपर 2 क्लियर। ये तो बहुत ही ईजी है आपका। अब चलते हैं, चलो साइंस की तरफ बढ़ चलते हैं। सबसे पहले हम साइंस को ही देख लेते हैं, क्योंकि काफी समस्या इसके अंदर ही है और बहुत ही जेन्युइन समस्या है। क्योंकि जो जनरल बीएससी वाले हैं, जिसने जनरल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रखा है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने बीएससी करी हुई है, मेरी जनरल से है, अगर मैं भरना चाहूं मैं नहीं भर सकती। मैं कहाँ भर सकती हूँ? मैथ्स में भर सकती हूँ। अरे जिसने साइंस से बीएससी करी है वो क्यों नहीं भर सकता? मुझे ये समझ में नहीं आता। बट यहाँ पर एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, और ये एडब्ल्यूएस वाला जो आर्मी पब्लिक स्कूल का होता है, उसमें आप लोग नहीं भर सकते। ठीक है, जनरल बीएससी वाले यहाँ पर सिर्फ मैथ्स भर सकते हैं। ओके, अब साइंस के अंदर भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक चीज बता दी है। यहाँ पर क्या बता दी है? ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके सब्सिडरी मतलब सहायक विषय है। मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या है? अगर आपने बोटनी, लाइफ साइंस आपका अगर मेन सब्जेक्ट रहा है, अगर आपने अपनी डिग्री इससे की है, तो बोटनी या लाइफ साइंस में से आपने ये जो चीजें पूरे 3 साल पढ़ी होनी चाहिए है। और अगर आपने बोटनी और लाइफ साइंस से किया है, तो फिर आपके जो सहायक विषय हैं जो आपने पढ़े हुए होंगे, वो केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी में से आपने पढ़े हुए होने चाहिए। इन्होंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा कुछ है नहीं भर सकते हो। ओके,
अगर आपका मेन विषय, अगर आपने बोटनी से कर रखा अपना ग्रेजुएशन, तो उसमें आपको केमिस्ट्री और जूलॉजी आपके पास होना चाहिए है। कहने का मतलब यह है कि जो भी बायो बैकग्राउंड वाले हैं, जो भी बोटनी ऑनर्स करते हैं, जो जूलॉजी ऑनर्स करते हैं, जो बायो से करते हैं कुछ भी, तो वो यहाँ पर हर लोग एलिजिबल हो जाते हैं, बायो वाले। नॉर्मल मैथ वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, सिर्फ मेडिकल वाले हैं, नॉन मेडिकल वाले यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी रहा है, अगर आपने 3 साल जूलॉजी पढ़ा है, तो आपने किसी भी 2 सेमेस्टर, ये जो बात हो रही है ना, वो किसी भी एनी 2 सेमेस्टर की बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि आपने ये सब्सिडरी जो सब्जेक्ट है वो पूरे ही 3 साल पढ़े हो, नहीं। आपने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से आपने क्या पढ़ा हो, कोई भी 2 सेमेस्टर अगर आपने पढ़ रखा है, मतलब 1 साल, कोई भी 2 सेमेस्टर, चौथा पांचवा पढ़ रखा हो, तीसरा चौथा पढ़ रखा हो, कुछ भी, सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए पूछा गया है। तो यानी 2 सेम के लिए आपने, अगर जूलॉजी से है आपका, तो केमिस्ट्री और बॉटनी में से आपने 2 सेमेस्टर तो पढ़ा ही पढ़ा। ये बात की गई है साइंस वालों के लिए। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि आपको सिर्फ ये मेन सब्जेक्ट्स देखने हैं। ठीक है, ये मेन, ये तो आपने भाई पढ़े ही पढ़े होंगे पूरे 3 साल के लिए, लेकिन अगर ये आपने पढ़ा है तो इनमें से ये आपने कोई भी 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ा हो, सिर्फ 2। अगर आपने बॉटनी से कर रखा है तो ये विषय आपने किसी भी 2 सेमेस्टर में पढ़े हो। अगर आपने जूलॉजी से कर रखा है तो ये विषय आपने किसी भी 2 सेमेस्टर में पढ़े हो। ये बात की गई है, बस और कुछ भी बात नहीं है। बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आगे आने वाले टाइम में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए, लेकिन आपने खुद चूज करके अपना एक कोर्स बनाया है, सब्जेक्ट्स में से खुद आपने छांटे हैं कि मैं ये पढ़ूंगा और मेरा ये अब पूरा एक सेट बन गया है, वो है ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब एनसीएफ 2023 तो इसकी ही बात कर रहा है, तो आपको आगे ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, अभी तो मुझे लगता है कम ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपने ऐसे कोई विषय पढ़ा है, ऐसे अगर कोई कोर्स आपने किया है, तो भी आप अकॉर्डिंगली ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, आपको फॉलो यही चीज करनी है जो यहाँ पर लिखी गई है। तो सीबीसीएस का मतलब ये है। ठीक है, चलिए मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स की अगर बात करें तो सीबीसीएस सेम है, वही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वही है। आपने मैथ को एज ए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट अगर 3 साल में पढ़ा है, मैथ आपने पूरे 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए है। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है, मतलब 4 साल का कोई आपका कोर्स है जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो इसमें आपने 4 साल मैथ पढ़ा, साफ तौर पर, सीधे तौर पर लिखा हुआ है, साफ तौर पर। ठीक है, तो आपका इलेक्टिव भी है तो भी 4 साल ही पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक कोर्स में 1 साल के लिए मैथ पढ़ लिया या 1 सेमेस्टर के लिए मैथ पढ़ लिया तो आप मैथ से भर दोगे, नहीं, पूरे कंप्लीट थ्रू आउट आपकी ग्रेजुएशन में आपने मैथ पढ़ा। ओके, दूसरी बात इन्होंने कही है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, बहुत ही प्यारी तरीके से लिखा है, फिजिक्स आपने किसी भी 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ा ही पढ़ा होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो नॉर्मल बीएससी वाले होते हैं, जो बीएससी जनरल वाले होते हैं ना, वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, मैथ वाले भी हो जाते हैं और नॉर्मल वाले भी इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स आपने पढ़ा हो किसी भी 2 सेमेस्टर के लिए, आप यहाँ पर भर सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 सेमेस्टर के लिए अगर पढ़ रखा है, तो भी आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैथ तो आपने पूरे 3 साल पढ़ा हो, अगर 4 साल का है तो 4 साल पढ़ा हो, फिजिक्स आपने 2 सेमेस्टर पढ़ी हो, और इन पर्टिकुलर 4 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 सेमेस्टर के लिए अगर पढ़ रखा है, तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये साफ तौर पर मैथ्स के सेक्शन में लिखा है कि जिसने भी बीएससी ऑनर्स कर रखी है, किससे, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, दे आर नॉट एलिजिबल, नहीं हो आप एलिजिबल। ओके, तो नॉर्मल बीएससी वाले इसमें एलिजिबल हो जाते हैं और मैथ्स वाले इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, बात खत्म, सीधे तौर पर, बिल्कुल स्पष्ट है। इससे ज्यादा और क्या क्लियर करवाओगे आप। नेक्स्ट बच जाता है आपका लास्ट, सोशल स्टडीज, आपका एसएसटी बच जाता है। ये भी बहुत इजी है, वही है सीबीसीएस, मतलब अगर आपने चुन करके अगर कोई कोर्स आपका बनाया तो फिर आप यही चीज फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, सोशल स्टडीज में आपको इन्होंने कुछ 4 सब्जेक्ट्स दे दिए हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इसमें से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होना चाहिए 3 साल। अगर आपने ना तो हिस्ट्री ना ज्योग्राफी एक मतलब नहीं पढ़ी, अगर आपने कंटिन्यू 3 साल, नहीं भर सकते हो सोशल स्टडीज के लिए। हिस्ट्री पूरे 3 साल पढ़ी है, भर सकते हो, या फिर ज्योग्राफी आपने पूरे 3 साल पढ़ी है तो आप भर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीजें। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपका होना ही होना चाहिए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरे 3 साल के लिए, यानी कि 6 सेमेस्टर के लिए आपका होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स यहाँ पर बच गए हैं, जो भी अदर, उसमें से आपने कोई भी एक विषय
कोई भी 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत ईजी। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है पूरे 3 साल, तो हिस्ट्री के अलावा आप इनमें से कोई भी एक प्लस, मान लो कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स आपने किसी भी 2 सेमेस्टर के लिए अगर पढ़ रखा है, हिस्ट्री आपने पूरे 3 साल और इकोनॉमिक्स अगर आपने किसी भी 2 सेमेस्टर में पढ़ रखा, अपने 3 साल की ड्यूरेशन में भर सकते हो। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किसी भी 2 सेमेस्टर में पढ़ रखा, भर सकते हो। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो मतलब आपके 3 साल में एक इनमें से तो होना ही होना चाहिए है। अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कर रखा, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल आपका चला जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस है ये, तो फिर आप नहीं भर सकते हो। आई थिंक आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। तो यही है बस आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। और इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं तो फिर आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। जिसके भी जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उनको पक्का रिप्लाई जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझा पाई होंगी। बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान भाषा में लिखा गया है और एनवीएस और केवीएस का जो है वो सेम है, बिल्कुल डिटो, एक एक शब्द उन्होंने यहाँ पर सेम लिखा है। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।